बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी इसकी एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसका nth टर्म का या जनथ टर्म का फार्मूला ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे कि उस फार्मूले में कितनी चीज़ें हैं और उनमें से जो चीज़ अननोन है या नोन है वो किस तरह पता चला करेगा। तो ये सारी आज की हमारी डिस्कशन है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन। अ सीक्वेंस an is said to be geometric sequence or geometric progression GP if for all n belong to n greater than 1, the quotient an over an minus 1 is a fixed number। अब इसकी डेफिनेशन अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन से क्या मुराद है। ए एन क्या होगा? सीक्वेंस की nth टर्म को हम ए एन कहते हैं और सीक्वेंस की n माइनस वन टर्म को हम क्या कहेंगे? n माइनस वन टर्म। तो इन दो कंजेक्टिव टर्म की रेशो कहता है हमेशा क्या हुआ करेगी? एक फिक्स नंबर हुआ करेगा। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस में दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस करते थे हम, यहाँ दो कंजेक्टिव टर्म्स की क्या कहेंगे? रेशो। क्वोशिएंट ऑफ दीज टू कंजेक्टिव टर्म्स इज अ फिक्स नंबर। इस फिक्स नंबर को हम कॉमन रेशो कहते हैं और इसे आर से हम डिनोट करते हैं। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन रेशो and is denoted by R. So an over an minus 1 R के बराबर आया, मीन्स के an जो है वो किसके बराबर आया? R इंटू an माइनस 1। तो क्या समझ आई हमें कि अगर n माइनस वन टर्म हमारे पास मौजूद है तो अगली टर्म को r से मल्टीप्लाई करके हम हासिल करेंगे। क्या होता था अरिथमेटिक सीक्वेंस में? किसी टर्म में फिक्स नंबर ऐड करते थे, कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे तो नेक्स्ट टर्म आती थी। यहाँ क्या करेंगे? कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर फर्ज करें आपके पास एक सीक्वेंस है 3, 9, 18, 27 एंड सो ऑन। तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 3 है, सेकंड टर्म इसकी 9। कैसे हासिल हुआ है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराने से। आगे 27 कैसे हासिल हुआ है? 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराने से। आप अंदाजा कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 81 एंड सो ऑन। तो उसमें अरिथमेटिक सीरीज में होता था कि टर्म हम ऐड, कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे या मल्टीप्लाई करते थे। वहाँ हम कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लेते थे, यहाँ कंजेक्टिव टर्म्स की रेशो लेंगे। आप देखें जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करें तो 3 आता है। इसी तरह आपके पास जो थर्ड टर्म है डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म करें तो 3 आता है। फिर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म करें तो डिवाइडेड बाई 3 आता है। तो ये चूंकि रेशो या क्वोशिएंट सेम आ रहा है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन रेशो। समझ आ गई है? जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान क्या होगी कि उसकी पहली टर्म को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगली टर्म हैं वो उसको किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल हो रही है। जैसे यहाँ पे 3 3 से करके हो रही है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन। अब ये भी ड्यूमेट्रिक सीक्वेंस है। इसमें कॉमन रेशियो क्या है? इसमें 2 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 48। तो ये तो हो गया जहाँ तक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन का ताल्लुक है वो हो गई। अब हम इसकी जनरल टर्म कैसे मालूम करेंगे वो जरा देखते हैं। जनरल टर्म ऑफ जीपी वो कैसे मालूम करेंगे? अगर आप में इस आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का पता हो तो जनरल टर्म इसकी बड़ी आसानी से मालूम हो सकती है। इफ द फर्स्ट टर्म and common ratio of a GP are A1 and R respectively, यानी फर्स्ट टर्म इसकी हमने A1 सपोज कर ली और कॉमन रेशियो इसका हमने R सपोज कर लिया। देन मुझे आप ये बताएं कि A2 कैसे हासिल होगी? A1 को R से मल्टीप्लाई करके, ये अभी मैं समझा के हैं। अगर आपको कॉमन रेशियो पता चल गया तो आपने जस्ट जो पिछली टर्म मालूम की हुई है, जो पहले से मालूम है, उसको उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करा के यू विल गेट द सेकंड टर्म। और ये जो ये टर्म आई है इसको हमने इस तरह से लिखना है, A1 R⁻²-1। इस तरह से लिखने को क्या फायदा है? क्योंकि हम नंबर, ये जो अगर गौर करें यहाँ सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ टर्म चल रही है, हम इस सबस्क्रिप्ट को इसके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं R की पावर के साथ। इस वक्त एसोसिएट नहीं हो रहा, वो 2 है और ये R की पावर 1 है। तो 1 को हम रीराइट करेंगे, 2-1 करेंगे, तो ये इसका फायदा आगे चल के क्या होगा वो भी देखते हैं। अगर A3 लिखें तो कैसे आएगा? A2 को R से मल्टीप्लाई करेंगे। A2 जब हमने मालूम की, सेकंड टर्म कैसे मालूम की है? फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करके। थर्ड टर्म कैसे मालूम होगी? सेकंड टर्म को R से मल्टीप्लाई करके। अब सेकंड टर्म की अपनी एक वैल्यू है, वो क्या है? A1R और R, ये मैंने A2 की जगह सेकंड टर्म की जो वैल्यू थी A1R ऊपर वाली लगा दी। क्या बन गया ये? A1R²। यहां सबस्क्रिप्ट में 3 है, मैं ये चाह रहा हूं कि इसको 3 बनाऊं। यहां पे जैसे मैंने ऊपर यहां पे जब 2 था तो यहां इसको 2 बनाया था। कैसे बनाया था? उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके। बिल्कुल अब यही करूंगा, ये आ जाएगा A1 R⁻³ -1। ठीक है। इसी तरह अगर आप चलते जाएंगे तो A4 आपके पास आ जाएगा A1 R⁻⁴ -1। अब आपको स्ट्रेटजी समझ आ गई कि क्यों हमने इतनी मुश्किल से 2-1 किया। क्योंकि हम सिर्फ ये करते जाएंगे कि आगे जब 2 आया तो 2-1 हुआ, 3 आया तो 3-1 हो गया, 4 आया तो R की पावर 4-1 हो गया। इसी पैटर्न पे अगर हम कंटिन्यू करते रहें तो हमारे पास an किसके बराबर आ जाएगा? A1 R⁻n-1। तो ये जनरल टर्म का फार्मूला आ गया। इस जनरल टर्म में ये जो an = A1 R⁻n-1 आया है, इसमें कोई आप में से मुझे बता सकता है कि टोटल कितनी चीजें हैं? 4 हैं। कौन कौन सी? an, A1, R और n। ठीक है, n-1 नहीं, n कहेंगे बस आप। इनमें से 4 चीजों में से अगर कभी 3 दे दे या कोई इंफॉर्मेशन दे दे जिससे 3 मालूम हो सकती हों, तो फिर चौथी बड़े आसानी से मालूम हो जाएगी। इनका हम जिक्र कर लेते हैं। ये क्या चीज है? इसको क्या कहेंगे? nth टर्म। इसको क्या कहेंगे?
फर्स्ट टर्म, और ये आर क्या है, ये कॉमन रेशियो है, और ये एन क्या चीज होगी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये टोटल 4 चीजें हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म। इन चारों में से वो 3 आपको देगा या कोई इंफॉर्मेशन देगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप 3 मालूम कर लेंगे, और फिर फार्मूले में अप्लाई करके आप चौथी टर्म फाइंड करेंगे। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन और उसके फार्मूला में ड्राइव कर लिया, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। जी क्वेश्चन देखें, फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी 1/2, 1/4, 1/8 अप टू सो ऑन। अब देखें, आपको जैसे मैंने कहा था कि nth टर्म मालूम करने के लिए या 4 चीज़ों में से एक चीज़ मालूम करनी होगी, 3 दी होगी या उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डायरेक्ट वो चीज़ें 3 नहीं दी गई, हमें खुद फाइंड करनी है पहले। तो आप इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो आपको फौरी तौर पे नजर आता है कि a1 यहाँ पे पहली टर्म 1/2 है, और r आपने कैसे फाइंड करना है, सेकेंड टर्म को डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म पे, तो क्या हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 1/2। सेकेंड टर्म आपकी है 1/4, उसको डिवाइड किया फर्स्ट टर्म पे, रेसिप्रोकल लेके 2 पर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो क्या बन गया 1/2। अब और क्या चीज उसने कहा, nth टर्म फाइंड करनी है, यानी आपने ए एन फाइंड करना है। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1। a1 किसके बराबर है 1/2 के, r किसके बराबर है वो भी 1/2 के, और n एज इट इज रहेगा। अब ये 1/2 और 1/2 की पावर n-1 तो बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1 है, दोनों पावर्स को ऐड कर दें 1/2 की पावर n, या हम इसको an इज इक्वल टू 1/2 रेज़ पर n भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? बहुत साउंड क्वेश्चन था, सिर्फ अगर आपको उसके पीछे थ्योरी याद है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। कोई आगे जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन इन जीपी a1 इज इक्वल 3/13, a5 इज इक्वल टू 48/13, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड nth टर्म। इसने आपको कोई 2 टर्म्स दी हैं और कॉमन रेशियो फाइंड करना है और साथ क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है जी। a1 आपका है 3/13, a5 आपका है 48/13, और आपने जो फाइंड करना है, एक तो r फाइंड करना है और एक an फाइंड करना है। इसको अगर गौर से देखा जाए तो a5 किसके बराबर होता है बता सकते हैं? हमारे पास जो फार्मूला है an किसके बराबर है, a1 r रेज़ पर n-1। इसको देखते हुए a5 किसके बराबर होगा, a1 r रेज़ टू पावर 5-1, या फिर a5 किसके बराबर होगा, a1 r रेज़ टू पावर 4। बात समझ आई? इस तरह तवज्जो करें, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, उसमें मैंने n की जगह 5 डाला, मेरे पास a5 की वैल्यू की आ गई, तो मैं यहां a5 की ये वाली वैल्यू लिख देता हूं, a1 r रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 48/13। बात क्लियर होगी भला? अब आप देखें a1 की वैल्यू भी उसने दी हुई है, a1 की वैल्यू दी हुई है 3/13 इंटू r रेज़ पर 4 48/13। ये 13 से कैंसिल हो गया, r रेज़ पर 4 किसके बराबर आ गया 48/3। हाँ जी, r रेज़ पर 4 किसके बराबर आ जाएगा
16, ठीक है। अब 16 जो है वो आर एस पर 4 है, ये 2 की पावर 4 बनती है 16। और अगर दोनों बेसिस सेम हो, सॉरी पावर सेम हो, तो बेसिस सेम होगी, पावर सेम है, तो यहां से आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2। अंडर रूट क्यों लेना? आर की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, तो मैंने यही कहा कि पावर अगर सेम है तो फिर बेसिस भी सेम होगी। अगर आर की पावर 4 2 की पावर 4 के बराबर आ रही तो एक्चुअली आर फिर 2 के बराबर है। पहला स्टेप तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का, आर फाइंड करना था वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है? ए एन। तो ए एन के लिए फिर वही ए एन का फार्मूला दोबारा लिख लें, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एस पर एन माइनस वन। ए वन की वैल्यू कितनी है जी? शाबाश, 3/13। और आर की वैल्यू कितनी आई है? आर 2 आया, एन माइनस वन। तो बस ये फिर इसी हालत में रहेगा, 3/13 इंटू 2 रेज टू पावर एन माइनस वन। फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो हो नहीं सकती, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो होपफुली आपको डेफिनेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने अभी थोड़े आज के लेक्चर में डिस्कस करने से पता चल गए हैं। अगर आपको इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन पूछना तो बताएं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसकी एंगस्ट्रॉम का फॉर्मूला और उसको अप्लाई करते हुए चंद क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करें, और अगर कोई नहीं होंगे तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।